गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल कैलकुलस और डिफरेंशिएशन हम लर्न कर चुके हैं। आज इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है। द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है, रिवर्स। जिस किसी भी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना होता है उसे एक सिंबल है, ये जो एस जैसा दिख रहा है, इसके बाद प्लेस करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन और दिस इज सेड इंटीग्रल साइन, एस जैसा जो दिख रहा है। ठीक है, अब मान लो कि एक फंक्शन है एफ एक्स, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर सपोज करो कि एक दूसरा फंक्शन आता है एज ए रिजल्ट जी एक्स। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जी एक्स को यदि हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो जी एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसे लिखेंगे कैसे, तो ये पहले सिंबल यूज़ करेंगे इंटीग्रल साइन, उसके बाद जी एक्स लिखेंगे। जिस वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट किया जाना है उसे डी एक्स लिखेंगे। ध्यान देना, सिर्फ एक्स नहीं लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे और उसे प्रोडक्ट के रूप में रखेंगे। तो जी एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है तो जी एक्स डी एक्स लिखेंगे और इंटीग्रल साइन के अंदर हम ऐसे प्लेस करेंगे और ये रिजल्ट आपका यानी कि जी एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो एफ एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स होता है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आप सभी जानते हो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है साइन एक्स होगा, यानी कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड जिसको हम लोग लर्न करेंगे। पहला फॉर्मूला, एक्स टू पावर एन फॉर्म का यदि कोई फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करते हैं हम तो ये रेडीमेड रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। तो रिजल्ट आता है एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, पावर एक बढ़ जाएगा और वो बढ़ा हुआ पावर जो है उससे ये पूरा x टू पावर n प्लस वन जो है वो डिवाइड हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट होगा x टू पावर n के इंटीग्रेशन का। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों। वैसे तो पूरी डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चूंकि अभी जिक्र किया गया है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो इसका अर्थ यह हुआ x टू पावर n का इंटीग्रेशन अगर इतना आता है तो कि इस फंक्शन को, ये जो कुछ भी है एक्सप्रेशन, इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो x टू पावर n आ जाना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो आपको भरोसा हो जाएगा कि वाकई ये फॉर्मूला भी सही है और ये रिवर्स प्रोसेस जो है उसके रूप में दिखाई दे रहा है। x टू पावर n का इंटीग्रेशन जो है एज ए रिजल्ट x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होना ही चाहिए। अब इसको प्रूव करते हैं हम क्यों। तो ध्यान देना, x टू पावर n का इंटीग्रेशन आया है, ये रिजल्ट x टू पावर n प्लस वन, पावर एक बढ़ गया अपॉन बढ़े हुए पावर से डिवाइड हो गया। तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें तो ध्यान देना इसका डिफरेंशियल क्या होगा। डिफरेंशियल क्या करने जा रहे हैं, x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन n प्लस वन तो तुम्हारा कांस्टेंट है इसमें, तो ये बाहर आ गया, इनटू x टू पावर n प्लस वन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर प्रोडक्ट के रूप में आ गया, इनटू x का पावर वो पावर एक कम हो जाएगा तो पावर ऑलरेडी पहले से n प्लस वन था, माइनस वन होकर के ये खत्म हो गया, ये n प्लस वन से ये कट गया। देखो तो ये x टू पावर n आ गया कि नहीं। ठीक है, तो समझ गए x टू पावर n का इंटीग्रेशन जो है x टू पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन क्यों हुआ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। सिर्फ dx को इंटीग्रेट कर दें, 1 इंटू डी एक्स है, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या रिजल्ट आता है। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं x टू पावर 0, फिर पावर फॉर्मूला लगा दें तो x टू पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन आ जाएगा और ये हो जाएगा x, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x होगा।
2 का इंटीग्रेशन 2x होगा, 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। वैसे ही तीसरा फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रेशन जो है log x आता है। क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तुम जानते हो। चौथा फॉर्मूला e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। क्यों? क्योंकि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x आता है, बताया था आपको। वैसे ही ax है, a कोई कांस्टेंट है, मान लो e⁻2x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁻ax अपॉन a हो जाता है। ध्यान देना, इसको डिफरेंशिएट करने पर e⁻ax आ जाएगा। करके देखना, अपने से खुद से ट्राई करना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होगा। क्यों भाई? क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और ये एक माइनस पहले से लग गया है, तो माइनस माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? जो है वो साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉस एक्स जो है वो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है। वैसे ही साइन एन एक्स रहे, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन nx का मतलब क्या हुआ? जैसे n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कोई भी कांस्टेंट रहे, साइन 5x है मान लो, मतलब n की जगह 5 है अगर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान देना, माइनस कॉस nx अपॉन n हो जाएगा। ये जो x का जो कोफिशिएंट है ना, इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे आठवां फॉर्मूला cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x होता है। क्यों? क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन जो है sin x इसलिए होता है क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ठीक है। वैसे ही cos nx रहे, मतलब x के साथ कोई कोफिशिएंट cos 5x हो गया, cos 10x हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये sin nx अपॉन n हो जाएगा, मतलब cos 10x होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 10x अपॉन 10 हो जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉट एक्स होता है। क्यों? क्योंकि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, ध्यान देना, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। वैसे ही इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स जो है सेक एक्स होगा। क्यों? क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स होगा। क्यों? क्योंकि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स हुआ करता था, ठीक है। एक फॉर्मूला है ax प्लस बी, जहां a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, इसका पावर n, इस फॉर्म का अगर कोई एक्सप्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या रिजल्ट आएगा? तो ax प्लस बी का पावर n प्लस 1, एक पावर बढ़ गया और उस बढ़े हुए पावर से डिवाइड हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर में यहां फिर से आप क्या करोगे? अभी तो ax प्लस बी का पावर n को आपने कर दिया पावर फॉर्मूला से, उसके बाद अब ax प्लस बी को आप डिफरेंशिएट करोगे और जो रिजल्ट आएगा उससे आप इस ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 को डिवाइड करोगे, मतलब कि इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा। अपॉन में dAx प्लस बी अपॉन dx हो जाएगा, और ये फाइनल रिजल्ट जो है इसका डिफरेंशियल कितना होगा? b का डिफरेंशियल 0, ax का a सिर्फ, तो ये रिजल्ट हो जाएगा ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1। वैसे ही 1 अपॉन ax प्लस बी है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये log ax प्लस बी हो जाएगा। दरअसल इस पूरे को हम u मान लें तो 1/u टाइप का हो गया ये, तो इसका log u टाइप का होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर इसका log ax प्लस बी। लेकिन मत भूलो कि एक्चुअल में ax प्लस बी कोई x नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा? ये जो log ax प्लस बी है इसको डिवाइड करेंगे हम, x प्लस बी के डिफरेंशियल से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस बी का डिफरेंशियल, जिससे हम डिवाइड करेंगे log ax प्लस बी को, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपका b का डिफरेंशियल 0 हो गया, ax का a हो गया, तो a से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये सभी फॉर्मूलाज हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इतने ही फॉर्मूलाज हैं, लेकिन आपके काम के लिए ये सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको फिजिक्स में मदद कर देंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जानते हैं। दो प्रकार के इंटीग्रेशन होते हैं। पहला इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। यदि कोई फंक्शन f(x) को हम इंटीग्रेट कर रहे हों
और उसको इस तरह से लिखा जाए इंटीग्रल साइन के अंदर कि इंटीग्रल साइन के इस लोअर प्लेस पर, इस लोअर पोजीशन पर कुछ भी न लिखा रहे, अपर पोजीशन पर सिंबल के ऊपर कुछ न लिखा रहे, तो समझना कि इंटीग्रल किस टाइप का है, इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा। मेरा मतलब कि इस प्रकार का अगर कोई इंटीग्रल, ये तो सिंबल हो ही गया इंटीग्रेशन का, लेकिन यहाँ पर ये लोअर प्लेस पर कुछ न लिखा रहे, यदि यहाँ अपर प्लेस पर भी कुछ नहीं लिखा रहे और सिर्फ ऐसे लिखा रहे कि एक फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, तो जहाँ अगर लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर प्लेस, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल की जगह पर यहाँ सिंबल के नीचे ऊपर कुछ नहीं लिखा रहा है, तो समझ जाना कि वो इनडेफिनिट इंटीग्रल का एग्जाम्पल है। ऐसे इंटीग्रल का जब भी रिजल्ट आता है जो भी, तो उस रिजल्ट में हम अपनी तरफ से एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं, और अभी जानेंगे कि क्यों ऐड करते हैं। उस कांस्टेंट की वैल्यू अलग तरीकों से निकाली जा सकती है, ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना। तो जब कभी भी, पहले समझ लो इंटीग्रल, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या हुआ, तो जिस इंटीग्रल साइन में जिस किसी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसकी लोअर और अपर लिमिट ऐसी कोई मेंशन नहीं हो, तो समझना कि इनडेफिनिट इंटीग्रल पूछा है आपसे। और ऐसे इंटीग्रल का जो रिजल्ट आता है उसमें हम हमेशा एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, x⁵ एक फंक्शन है, बड़ा सिंपल सा, इसको इंटीग्रेट करना है, ना ही कुछ लोअर लिमिट की जगह दे रखा है, ना ही कुछ अपर लिमिट की जगह, तो समझना कि क्या होगा, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात पूछी है आपसे। और रिजल्ट क्या होगा, सिंपली x⁵ पावर वाला रूल लगा दीजिए, पावर 1 बढ़ जाएगा, x⁵ हो जाएगा n+1 अपॉन n+1, इस बढ़े हुए पावर से डिवाइड हो जाएगा, और अपनी ओर से जैसा मैंने बताया कि एक कांस्टेंट हम यहाँ पर एसोसिएट कर देते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है कुछ अलग तरीकों से निकाली जाएगी, और जो भी कांस्टेंट होगा वो एक फिक्स वैल्यू का होगा, ठीक है। और इस तरह का इंटीग्रेशन जो है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल हुआ। अब एक दूसरे प्रकार का इंटीग्रल है डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। यदि कोई फंक्शन इंटीग्रेट किया जाना हो, ठीक है, और उस इंटीग्रल साइन के नीचे लोअर लिमिट की जगह मान लो कि स्मॉल a लिखा हुआ है, अपर लिमिट की जगह स्मॉल b लिखा हुआ है, तो और उसके बाद कोई फंक्शन जिसको इंटीग्रेट किया जाना है वो दे रखा है f(x) dx के रूप में, ठीक है, तो समझ जाना कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के प्रेजेंस में वो इंटीग्रल किस टाइप का है, डेफिनिट इंटीग्रल टाइप का इंटीग्रल है, ठीक है। और ऐसे इंटीग्रेशन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में कांस्टेंट ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये दोनों में बड़ा अंतर है। अब इसको समझ लो कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। मान लो कि एक फंक्शन स्मॉल f(x) है जिसका लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, यानी कि ये डेफिनिट इंटीग्रल का एग्जांपल है। मान लो कि इस f(x) को हमने इंटीग्रेट किया तो कैपिटल f(x) एज ए रिजल्ट आ गया, तो अभी भी लोअर और अपर लिमिट, तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया, अब लोअर और अपर लिमिट का काम करना भी बाकी है, तो स्मॉल a और स्मॉल b को एज इट इज लोअर और अपर लिमिट की जगह प्लेस करेंगे। फाइनली इसका जब काम करेंगे तो क्या करेंगे कि इस फंक्शन जो कि रिजल्ट आया है हमारे इंटीग्रेशन का, इसमें x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि कैपिटल FB पुट करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल की मदद से इसको मैं क्लियर करूंगा, माइनस फिर इसी फंक्शन में जो वेरिएबल टर्म है उसकी जगह हम स्मॉल a लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, और तब इन दोनों को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही जो है इस डेफिनिट इंटीग्रल का फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो एज फॉर एग्जांपल देख ही लो, मान लो x⁵ फॉर्म का कोई फंक्शन है और लोअर लिमिट की जगह 2 अपर लिमिट की जगह 4 दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्लियरली डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल है। तो पावर फॉर्मूला से x⁵ का इंटीग्रल क्या होगा, x⁴/4 हो जाएगा। लोअर और अपर लिमिट का हिसाब करना भी बाकी है, तो x⁴/4 का जब हम लोअर एंड अपर लिमिट वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया अभी क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल टर्म है जैसे x का पावर 4, तो x की जगह हम 4 पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस फिर इसी फंक्शन में जो रिजल्ट आया इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, मतलब 1/4 तो इसमें कॉमन हो गया। अब वेरिएबल बचा x का पावर 4, तो उसमें x की जगह सबसे पहले
4 पुट करते हैं एज अपर लिमिट, तो 4 का पावर 4 माइनस लोअर लिमिट पुट करें x की जगह तो 2 का पावर 4, ये हो गया आपका 1/4 इंटू 4 का पावर 4 कितना होगा 256, 2 का पावर 4 होगा 16, 256 माइनस 16 कितना होगा 240, 240 को डिवाइड करोगे 240 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 4 द रिजल्ट इज इक्वल टू 60। तो ये 60 क्या होगा इस डेफिनेट इंटीग्रल के लिए जो दिया गया फंक्शन है अंडर दिस गिवन लिमिट्स 2 and 4, आंसर हुआ ये हमारा 60। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, प्रैक्टिस के लिए करेंगे आप लोग। अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, अभी हमने 2 टाइप के इंटीग्रेशन लर्न किए, डेफिनिट एंड इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब इंटीग्रेट करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन के क्या क्या तरीके हैं, तो बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगा 1-2 एग्जाम्पल की मदद से, ताकि आप इन तरीकों को समझ जाएं। इंटीग्रेशन अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत डिटेल में आपको आगे पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़ना है। तो शॉर्ट में सबसे पहला मेथड जो है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की बात करते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें जो भी फंक्शन हम इंटीग्रेट करने को दिया जाएगा उसका रूप पहले बदल देते हैं, ऐसे रूप में उसको ढाल देते हैं जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला अवेलेबल है और जिससे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सके। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इवेल्युएट इंटीग्रल को आई से डिनोट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाना है वो मान लो कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स आ गया न्यूमरेटर में, तो ये रिजल्ट हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स। तो अब हमें इंटीग्रेट करना हो गया एक्चुअल में tan स्क्वायर एक्स को, तो ये जो भी फंक्शन हमें गिवन था यही घूम फिर करके ट्रांसफॉर्म होकर के tan स्क्वायर एक्स में बदल गया। अभी भी इसको हम फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन जारी रखेंगे। अभी आई को अब इस tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सब आप 10th के फॉर्मूला में आप पढ़ चुके ट्रिग्नोमेट्री में। तो tan स्क्वायर एक्स चूंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो एक्चुअल में अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एक पार्ट हो गया जिसको इंटीग्रेट करोगे, दूसरे टर्म में -1 dx हो जाएगा, -1 dx। तो 2 टर्म आ गए। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं ऑलरेडी क्या होता है, tan x होता है। फॉर्मूला आप लोग देखिएगा एक बार, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x हो जाएगा। माइनस अभी बतलाया 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x होगा। चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, कोई लोअर अपर लिमिट का चक्कर नहीं है, तो अपनी ओर से कांस्टेंट डालेंगे। हम नहीं जानते इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसमें हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा, तो इस कांस्टेंट को हमने अपनी ओर से ऐड कर दिया और ये आपका आंसर हो गया गिवन फंक्शन के इंटीग्रेशन का, उसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अब लर्न करने जा रहे हैं। तो मान लो कि एक फंक्शन है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें 1/ax प्लस b एक फंक्शन है x का, जहां a और b कांस्टेंट्स हैं, इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर ax प्लस b है वो z के बराबर है, z कोई वेरिएबल है, ठीक है, जो x पर डिपेंड कर रहा है, तो ax प्लस b को हमने मान लिया z। ठीक है, तो अब ये जो गिवन फंक्शन है हमारा ये हो जाएगा 1/z। ठीक है, लेकिन ध्यान देना अब वेरिएबल जब z हुआ, जबकि यहाँ पर x के रूप में dx है हमारा, तो इसका भी ख्याल रखना होगा। तो मान लो कि z को z के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे समझेंगे अभी। तो x प्लस बी इक्वल टू z हो गया, तो हमारा गिवन फंक्शन 1/z हो गया इंटीग्रेट किए जाने को। इसके बाद करते क्या है कि इस x प्लस बी इक्वल टू z को दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। हमारा इरादा दरअसल इस dx की वैल्यू z के टर्म में निकालना है। ठीक है, ये तो 1/z हो गया, लेकिन dx की वैल्यू z के टर्म में कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम इस x प्लस बी इक्वल टू z को डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट किए जाने पर इसका रिजल्ट जो होगा डिफरेंशियल ऑफ x प्लस बी अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा। हम गिवन फंक्शन को दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो z का डिफरेंशियल डी जेड बाई डी एक्स लिखा जाएगा और x प्लस बी को हम उसका डिफरेंशियल ऐसे लिखेंगे।
अब इसको डिफ्रेंशिएट किए जाने पर x प्लस बी को क्या रिजल्ट आएगा, तो b तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। a इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ a, ठीक है, सिर्फ a, तो a इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। dx से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो a dx बराबर dz हो जाएगा, यानी कि a dx इज इक्वल टू dz या dx इज इक्वल टू 1/a dz। ध्यान देना, dx इज इक्वल टू 1/a dz। तो मैंने जैसा कहा था तुमसे कि ये जो इंटीग्रेट करने के लिए हमें फंक्शन दे रखा है, इसमें dx की वैल्यू हम z के टर्म में निकालना चाहते थे, निकाल लिया हमने, वो आ गया dx इज इक्वल टू 1/a dz। और ये गिवन फंक्शन 1/ax प्लस बी जो है इसकी जगह हम 1/z रखेंगे, तो ये सब कुछ हमारा वेरिएबल z के टर्म्स में हो जाएगा। तो अब जो गिवन फंक्शन है हमारा 1/ax प्लस बी dx, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/z और dx की वैल्यू dz/a। तो 1/a कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर करेंगे, यानी कि हमें इंटीग्रेट क्या करना है 1/z dz को। 1/z का इंटीग्रल क्या होता है, याद करो log z होगा, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1/a log z बेस ई लेंगे, ठीक है। अब प्लस चूंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने परफॉर्म किया है, ऑपरेट किया है, तो एक कांस्टेंट टर्म एसोसिएट होगा, तो वो कांस्टेंट मान लो c है, तो रिजल्ट हो गया हमारा इंटीग्रल रिजल्ट 1/a log z प्लस c, ठीक है। अब z की जो वैल्यू हमने जो कुछ मान रखा है ax प्लस b को हमने जो z सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, समझ गए होगे क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम पड़ा। तो अब इस z की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो log z जो है आंसर में, इसको हम लिखेंगे 1/a log ax प्लस b प्लस c एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो कि हमें इवेलुएट करना है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec 4x का पावर 4 है इंटू tan x dx, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद लेते हैं। मान लो कि sec x z के बराबर है, तो ये z का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी sec x चूंकि z है, दोनों साइड को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो sec x का डिफरेंशियल क्या होगा, sec x tan x होगा और z का dz/dx हो जाएगा। तो पहले तो sec x को z मान लिया, फिर इस दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब डिफरेंशियल ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन dx इज इक्वल टू dz/dx हो गया, ठीक है। और sec x का जैसा भी मैंने बताया, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sec x tan x इज इक्वल टू dz/dx। तो हम लिख सकते हैं sec x tan x dx इज इक्वल टू dz। ये dx को इधर कर देंगे हम, ये dz/dx जो हुआ था, dx आ गया डिनोमिनेटर से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होकर के, और ये रिजल्ट होगा dz के इक्वल, ठीक है। अब तुम देखो जो हमारा गिवन इंटीग्रेशन है, इसमें sec x का पावर 4 है इंटू tan x इंटू dx है, तो एक sec x tan x dx की जगह हम लिख सकते हैं dz, और उसके बाद बच जाएगा sec x का पावर 3। तो ये जो रिजल्ट है हमारा sec x का पावर 4 इंटू tan x dx, इसको हम लिख सकते हैं sec x का पावर 3 इंटू sec x tan x dx, ठीक है। ऐसा क्यों किया समझ रहे होगे। अब sec x की जगह हम z पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा zq। तो अब हमें जो इंटीग्रेट करना रह जाएगा वो है इंटीग्रल ऑफ sec x की जगह z और पावर 3 है, तो z का पावर 3 और sec x tan x dx की जगह पुट कर देंगे dz। तो इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब z का पावर 3, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, z का पावर 4/4 हो जाएगा पावर रूल से, अब प्लस एक कांस्टेंट टर्म एसोसिएट हो जाएगा। अब फाइनल आंसर जो हमारा ये आ गया, इसमें z की वैल्यू लेकर सब्स्टिट्यूट कर दो जो तुमने माना है sec x, तो ये रिजल्ट हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/4 z की जगह sec x का पावर 4, ठीक है, अब प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने इन दोनों क्वेश्चन को हमने कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्व किया। एक तीसरा मेथड है, इसको बहुत ठीक से समझना, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड कहते हैं, बाय पार्ट्स मेथड। और ये मेथड तब यूज कर रहे होते हैं जब दो गिवन फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में वो फंक्शन हो जिसको इंटीग्रेट किया जाना हो, ठीक है। तो मान लो कि एक फंक्शन है x का u और एक दूसरा फंक्शन है x का v, और u इंटू वी फॉर्म का
ये फंक्शन हुआ जिसमें u और v दोनों x के फंक्शन हैं और u इंटू वी को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट के रूप में जब दो फंक्शन रहे तो ये u मान लो कि ये पहला फंक्शन जैसे हुआ, v दूसरा फंक्शन हुआ x का, और दोनों के प्रोडक्ट को हम इंटीग्रेट करना है। तो पहले रूल ठीक से समझ लो, चूँकि फिजिक्स में खूब इसका इस्तेमाल करते हैं हम। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, मैं इसको ठीक से समझा दूं, आप भी ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। मान लो कि u और v दो फंक्शंस हैं x के जो प्रोडक्ट के रूप में लिखे हुए हैं। मान लो u पहला फंक्शन लिया गया, v को दूसरा फंक्शन लिया गया, और इस प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन यानी u को ऐसे ही रहने दीजिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी v का इंटीग्रेशन होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए जिसका इंटीग्रेशन किया जाना है। इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी v का इंटीग्रेशन। तो इस ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है वो है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इस पूरे प्रोडक्ट को क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v। ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके माध्यम से आप ज़्यादा समझेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, इवेल्युएट x इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन निकालना है हमें x इंटू कॉस एक्स का, x कॉस एक्स का। तो x एक फंक्शन हो गया जो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये पहला फंक्शन हो गया, कॉस एक्स दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है और इस प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। तो रूल से चलो आते हैं। तो x cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पहला फंक्शन u एज इट इज़ रखो, पहला फंक्शन क्या था x जो कि अलजेब्रिक नेचर का था, एज इट इज़, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होगा, सेकेंड फंक्शन cos x जो कि v की जगह पे है, तो v का इंटीग्रेशन यानी cos x का इंटीग्रेशन हो गया x के रिस्पेक्ट में dx, माइनस अब इंटीग्रल ऑफ किसका, तो ब्रैकेट थ्रू, ब्रैकेट के अंदर क्या भाई, तो फर्स्ट फंक्शन जो लिए हो x उसका डिफरेंशियल मतलब dx अपॉन dx इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन v की जगह हमारा है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल इनटू सेकंड फंक्शन cos x जो कि v की जगह पे है उसका इंटीग्रल, और ये जो पूरा प्रोडक्ट आएगा इस पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रल एज ए होल। ठीक है, तो ये है कहानी। तो अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो I विल बी इक्वल टू x cos x का इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हो गया, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, x पहले से है प्रोडक्ट के रूप में, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म आपका x sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रल भाई, तो डिफरेंशियल हुआ है x का पहला फंक्शन u का, तो dx अपॉन dx तो ये 1 हो गया, इनटू इंटीग्रल cos x सेकेंड फंक्शन v का, ये हो गया है cos x का इंटीग्रल आपका sin x। ठीक है, तो ये हो गया आपका x sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये 1 तो खत्म हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और ये माइनस और साइन एक्स का इंटीग्रल जो माइनस कॉस एक्स होगा उस माइनस के साथ मिलकर एसोसिएट होकर ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉस एक्स अब प्लस, चूंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल का केस है तो एक कांस्टेंट टर्म अटैच हो जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फाइनल आंसर हमारा आ गया x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है,
अब इस बाई पार्ट्स मेथड को अप्लाई करने में एक बड़ी मुश्किल आती है, जिसको आप जान लीजिए ठीक से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। किसको फर्स्ट मानोगे, किसको सेकंड मानोगे, ये रूल अप्लाई करने से पहले, ठीक है। कौन सा फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन ट्रीट किया जाएगा, कौन सा फंक्शन एज सेकंड फंक्शन ट्रीट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक रूल है, उसको आइलेट फॉर्मूला कहते हैं। आइलेट, आइलेट का मतलब होता है ILATE, ध्यान देना। दरअसल इसमें प्रत्येक लेटर जो है एक एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई का मतलब होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे 11th में, अभी शुरू होगा आपका। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, अब ये क्या होता है इस बारे में मैंने कुछ अभी तक नहीं बतलाया है आपको, किसी दिन जिक्र करूंगा। एल जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। ए होता है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन। टी मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसके बारे में भी मैं जिक्र किया हूँ। सिर्फ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन मैंने नहीं बतलाया है, थोड़ा सा मैं जिक्र करूँ। जैसे इसको लिखा जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन कहलाते हैं। इनकी अलग कहानी है। ऐसा मत सोचना कि साइन इन्वर्स एक्स का मतलब 1/sin x, ऐसा नहीं है कि टेन इन्वर्स एक्स मतलब 1/tan x जो पहले आप करते आए, वो चीज़ नहीं है। ये एक अलग प्रकार के फंक्शन है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, आपके मैथ वाले टीचर जो भी हैं पढ़ाएंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हमें क्या मदद करेगा, तो देखो कि कौन पहले है। तो ये पांचों लेटर्स जो हैं 5 डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर दो फंक्शन u इंटू वी प्रोडक्ट के रूप में जिनको इंटीग्रेट किया जाना है, और हमें ये पहचानना हो कि कौन फर्स्ट के रूप में लिया जाएगा, कौन सेकंड फंक्शन की जगह आएगा, तो तुम ये देखो कि उन दोनों फंक्शंस के प्रकार कौन से हैं। इन्हीं पांचों में से कोई होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रोडक्ट, हमें ये जो क्वेश्चन हमने लिया था अभी सॉल्व किया है, x cos x है। तो पहला फंक्शन हमारा अलजेब्रिक नेचर है, दूसरा फंक्शन जो है वो हमारा cos x ट्रिग्नोमेट्रिक नेचर का है। तो अब हम इसमें पहला किसको लें, दूसरा किसको लें, तो अब तुम देखो इसमें हमें एक अलजेब्रिक नेचर वाला फंक्शन मिला है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक नेचर वाला, दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है। तो तुम इस रूल में देखोगे कि कौन पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट के रूप में लेंगे, और जो बाद में आ रहा है वो सेकंड के रूप में कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लो कि log x इंटू साइन x के रूप में एक फंक्शन दे रखा है और इसको इंटीग्रेट किया जाना है। तो तुम इस फंक्शन को गौर से देखो, इसमें एक फंक्शन लॉगरिथमिक फॉर्म का है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का है। तो अब प्रोडक्ट करते वक्त, रूल लगाते वक्त किसको फर्स्ट मानेंगे, तो तुम देखो इसमें L पहले आया है, T से पहले आया है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है सेकंड की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग आप चलोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये आइलेट फार्मूला जो है हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की पहचान करने में, ताकि हम इस प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, मदद करता है काफ़ी। मुझे उम्मीद है कि ये इंटीग्रेशन के सारे मेथड्स, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस और पूरी इंटीग्रेशन जो है आपको समझ में आया होगा जितना कुछ बतलाया गया। और कुछ दिए हुए क्वेश्चंस हैं यहाँ होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, इनको आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।